हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम निशा धाना एंड आज हम द फ्रेंच रेवोल्यूशन का पार्ट 2 कर रहे हैं। ठीक है, ओके। द टॉपिक इज द स्ट्रगल टू सर्वाइव। द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस रोज फ्रॉम 23 मिलियन टू 28 मिलियन इन 1715 से 1789 तक। बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ गई थी। पॉपुलेशन बढ़ गई तो खाने की डिमांड भी बढ़ेगी, है ना। बट क्या हो रहा था कि जो फूड ग्रेन्स की प्रोडक्शन थी वो अच्छी नहीं हो पा रही थी। तो ब्रेड की डिमांड बहुत बढ़ गई ना, कि पॉपुलेशन बढ़ेगी तो खाने की डिमांड भी बढ़ेगी, ऑब्वियस सी बात है। तो जो प्राइस ऑफ ब्रेड था ना, जो वहाँ के लोगों की स्टेपल डाइट थी, मतलब जिस पे वो ज़्यादा डिपेंड रहते थे, उसका भी प्राइस बढ़ गया। ठीक है, जो वर्कर्स थे ना, मोस्टली वो लेबर थे वर्कशॉप्स में, और वो डेली वेजेस फिक्स वेज थी उनकी। वो मतलब एक फिक्स वेज रहा करती थी, ये नहीं कि इंक्रीमेंट होते जा रहा है। बट इस वेज से वो खाना नहीं अफोर्ड कर पा रहे थे, और इससे जो अमीर गरीब के बीच जो डिफरेंस है ना, वो मतलब इसमें ऐसे दिखाया गया कि जो अमीर वो तो खुद से कर रहे थे, पर जो गरीब थे वो कुछ नहीं खरीद पा रहे थे। थिंग्स और ज़्यादा बुरी हो जाया करती थी जब ड्रॉट और हेल पड़ जाया करता था। मतलब ड्रॉट मतलब सूखा या बाढ़ आ जाया करती थी। हाँ, और इस सिचुएशन को क्या कहते हैं? सबसिस्टेंस क्राइसिस। देखो ये रहा सबसिस्टेंस क्राइसिस, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है, सबसिस्टेंस क्राइसिस एन एक्सट्रीम सिचुएशन वेयर द बेसिक नीड्स ऑफ लाइवलीहुड आर इंडेंजर्ड। ठीक है, ओके। चलो ये वाला देखते हैं, तो क्वेश्चन है ऊपर वाला। पहले क्या होता, जो पीजेंट और वर्कर्स थे ना, उनको रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट करना पड़ता था। किस चीज़ के अगेंस्ट? टैक्सेस और फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी क्या होता है कि खाने की जो कमी हो रही है, उनको खाना नहीं मिल पा रहा है। टैक्सेस मतलब कि आपको मैंने पहले वीडियो में बताया था कि थर्ड स्टेट को ही सिर्फ टैक्स देना पड़ता था, और फर्स्ट और सेकंड स्टेट को नहीं देना पड़ता था। फिर क्या होता है कि जो ग्रुप थे ना थर्ड स्टेट के, जो प्रॉस्पेरस बन गए थे, मतलब जो पढ़ लिख गए थे और थोड़े से अच्छे पैसे वगैरह कमाने लग गए थे, और उनके पास एक्सेस टू एजुकेशन, मतलब एजुकेशन मिल गई थी, और उनके नए नए आइडियाज़ आए, और उन्होंने सोचा कि ये जो सोशल डिफरेंस है ये नहीं होना चाहिए। 18th सेंचुरी में एक सोशल ग्रुप एमर्ज हुआ जिसका क्या नाम था? मिडिल क्लास। ठीक है, who earned with wealth through an expanding oversized trade। ओवरसीज ट्रेड से वो पैसे कमाते थे। कैसे कमाते थे उससे? वो गुड्स सच एज वुलन एंड सिल्क टेक्सटाइल उनको एक्सपोर्ट करते थे, उनको मतलब कि बनाते थे, और वो जो बड़े मतलब कि रिचर मेंबर के सोसाइटी के जो रिच सोसाइटी के जो मेंबर्स थे वो खरीद लिया करते थे। In addition to merchant and manufacturers, the third estate include the professions such as lawyer or administrative officials। इसके अलावा जो थर्ड स्टेट के थे, कुछ लोग लॉयर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स भी बन गए। हाँ, ऑल ऑफ दीज पर इनके क्या बिलीव करते थे? किसी भी ग्रुप को या सोसाइटी ग्रुप को, किसी को भी मतलब कि सोसाइटी को कोई भी प्रिविलेज, मतलब कोई भी एडवांटेज नहीं मिलना चाहिए पैदा होते। मतलब आप बस पैदा हो जाओ, आपको एडवांटेजेस मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। Rather a person's social position must be dependent on their merit। मतलब पर्सन की जो सोशल पोजीशन है वो उसके काम के हिसाब से डिसाइड होनी चाहिए। दिस आइडिया, ये आइडियाज़ किसने प्रेजेंट करे थे? जैसे कि फ्रीडम एंड इक्वल लॉज एंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल, बट पुट फॉरवर्ड बाय फिलोसफर्स सच एज जॉन लॉक एंड जीन जैकोबिन्स रशिया इन हिज टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। ये इनकी बुक थी। ठीक है,
Locke sought to refute the doctrine of divine and absolute right. आगे देखते हैं. Of the monarchs, Russia carried the idea forward, prospering a form of government based on social contract between people and their representative. जो मतलब कि ये थे, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने एक आइडिया आगे ला के रखा कि जो गवर्नमेंट है ना और जो उनके पीपल उनके बीच एक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, मतलब कि वो इस अकॉर्डिंग काम करे, उनके मतलब कि जो पावर्स है ना वो लिमिट होनी चाहिए. In the spirit of laws, Montesquieu proposed a division of power within the government between the legislative, executive, judiciary. Montesquieu ने बुक लिखी द स्पिरिट ऑफ लॉज, याद रखना ये पूछते हैं. सॉरी, उसने क्या बताया उसमें कि जो पावर्स है ना उसको डिवाइड होना चाहिए, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव में डिवाइड होना चाहिए. आपने पढ़ा होगा इसके बारे में. ये जो पहले जो ये मॉडल था, इस आइडिया कहाँ लेके गया था, सबसे पहले यूएसए में. ठीक है. आफ्टर द 13 colonies declared independence from Britain, the American Constitution and its guarantee of individual right was important example for political thinkers in France. मतलब कि आपको पता है लुई 16 ने अमेरिका की 13 कॉलोनीज़ को हेल्प करी थी इंडिपेंडेंस के लिए. तो वही बता रहे हैं कि उसके बाद इन्होंने गारंटी करी हर इंडिविजुअल को कि उन्हें सारे राइट्स दिए जाएंगे. ये जो आइडियाज़ थे ना फिलोसोफर्स के, कहाँ डिस्कस होते थे, सलून्स और कॉफ़ी शॉप्स में. और लोगों को मतलब कि लोगों तक कैसे फैलते थे वो बुक्स और न्यूज़पेपर के थ्रू. These were frequently read along in groups for benefit those who could not read and write. उनके लिए इनको ग्रुप्स में दो से पढ़ा जाता था जो पढ़ नहीं सकते या जो भी है लिख नहीं सकते. The news that the Louis XVI planned to impose further taxes to be able to meet the expenses of the state general angered the protests against the system of privileges. अब क्या हुआ देखो, आपने पढ़ा था कि 1789 को अलार्मिंग बेल हुई थी है ना 14 जुलाई को. तो जैसे ही इन फिलोसोफर्स को, ये फिलोसोफर्स उससे पहले बन गए थे. ठीक है. उस टाइम उन्होंने प्रोटेस्ट करा था. अब उनको पता चला कि लुई 16 फिर से टैक्स बना रहे, तो उन्होंने बोला कि नहीं, इस बार तो सबको टैक्स देना पड़ेगा, ये नहीं कि थर्ड स्टेट के पीपल ही देंगे. अब देखो यहाँ से द आउटब्रेक ऑफ लॉ. लुई 16 हैड टू इंक्रीज टैक्सेस फॉर रीज़न यू हैव लर्न प्रीवियस सेक्शन. आपको पता है कि उसने क्यों इंक्रीज़ करे थे, मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था. In the France of old regime, the monarch did not have the power to impose taxes according to his will alone. ऐसा नहीं कि राजा ने ऑर्डर पास कर दिया कि सबको 7,000 रुपीज़ देने थर्ड स्टेट को. नहीं, उनको क्या करना पड़ता था, उनको पहले तीनों स्टेट्स को बुलाना पड़ता था. ठीक है. और फिर उनसे पूछा जाता था कि क्या आप मतलब रेडी हो टैक्स देने के लिए. तो ऐसा होता था जैसे कि 3 स्टेट्स है ना, हर स्टेट्स के पास एक वोट होता था. तो क्लर्जी और नोबैलिटी क्या करते थे, वो दोनों यस यस कर देते थे. और जो थर्ड स्टेट के अगर वो नो भी कहना चाहे तो उन्हें ज़बरदस्ती टैक्स देना पड़ता था. उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं. ठीक है. और यही वहाँ पे लिखा हुआ है. ओके. लास्ट टाइम ये कब हुआ था, 1614 में. ठीक है. ऑन 5 मई 1789 लुई 16 ने असेंबली बुलाई. ठीक है. प्रपोज़ल पास करने के लिए न्यू टैक्सेस के लिए. तो क्या हुआ कि जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट के ना, उन्होंने 30 रिप्रेजेंटेटिव ईच भेज दिए. मतलब कि देखो एक सेकेंड, क्लर्जी नोबैलिटी सब ने अपने 300 मेंबर्स भेज दिए. ठीक है. बचा क्या, थर्ड स्टेट. तो थर्ड स्टेट ने अपने कितने मेंबर्स भेजे, 600. और 600 में से भी कौन कौन अलाउड नहीं था, 600 में से भी जो वुमेन्स थे, आर्टिशंस थे, उनको अलाउड नहीं करा उन्होंने. देखो, पीजेंट, आर्टिशन, वुमेन वर डिनाइड एंट्री टू द असेंबली. ठीक है. और क्या हुआ उनके साथ, जो
क्लर्जी और नोबिलिटी के जो मतलब कि मेंबर्स थे उनको, जैसे कि ये नहीं होता यहाँ पर राजा है तो क्लर्जी के नोबिलिटी के यहाँ बैठ गए, पर जो बाकी जो थर्ड स्टेट के 600 मेंबर्स थे उनके लिए जगह ही नहीं बची, तो उनको इनके पीछे खड़ा होना पड़ा। ठीक है, ओके। तो जो था मतलब कि थर्ड स्टेट के मेंबर्स आए थे वो क्या लेकर आए थे, 40,000 लेटर्स लिस्टेड विद डिमांड्स। ठीक है, इतने सारे लेटर्स लेकर आए थे। ओके, ये देख लेते हैं। वोटिंग इन द स्टेट जनरल इन द पास्ट हैड बीन कंडक्टेड एज, मैं आपको बताया था कि हर स्टेट के पास एक वोट होता है, पर इस टाइम भी लुईस 16 ने कहा कि जैसा करते आ रहे हैं वैसे ही करेंगे। बट जो मेंबर्स थे थर्ड स्टेट के उन्होंने कहा नहीं, अब ऐसे वोट होना चाहिए कि एक बंदे के पास एक वोट है, ऐसा नहीं कि आप एक असेंबली को एक वोट दे रहे हो, है ना। और ये जो आइडिया था ये डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल था जो फिलोसोफर रशिया ने अपनी बुक में लिखा था द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। जब किंग ने बोल दिया कि नहीं भाई जो होता है वही होता हैगा, तो मेंबर्स ने क्या करा, थर्ड स्टेट के वहाँ से उठ के चले गए। उन्होंने कहा ठीक है हम वोट ही नहीं दे रहे, फिर उन्होंने प्रोटेस्ट करा। ठीक है, द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द थर्ड स्टेट व्यू देमसेल्फ एज अ स्पोकमैन फॉर द फ्रेंच रेवोल्यूशन नेशन। जो रिप्रेजेंटेटिव जैसे कि लॉयर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स वगैरह, उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने बोला कि हमें अपने नेशन के लिए बोलना चाहिए। ठीक है, 20 जून को उन्होंने असेंबली बनाई यहाँ पर ऑफ दे असेंबल इन द हॉल ऑफ एन इंडोर टेनिस कोर्ट इन ग्राउंड ऑफ वर्सिलिस। दे डिक्लेयर्ड देमसेल्फ एज अ नेशनल असेंबली, swore not to disperse till they had a draft constitution for France that would limit the power of the monarch। उन्होंने बोला कि हम एक नेशनल असेंबली हैं और जब तक हम प्रोटेस्ट करते रहेंगे, जब तक राजा हमारी बात नहीं मान लेते, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाता और जो राजा की पावर है वो लिमिटेड नहीं हो जाती। They were led by Mirabeau and Abbe Sieyès। Mirabeau was born in a noble family but was convinced of the need to do away with the society of future privileges। इन दोनों ने भी सपोर्ट किया था, पर जो मिराबियो थे ना वो नोबल फैमिली से बिलोंग करते थे, फिर भी उन्होंने इनका सपोर्ट किया। उनका बिलीव ये था कि किसी को भी प्रिविलेज नहीं मिलना चाहिए, कोई भी एडवांटेज नहीं मिलना चाहिए। He brought out a general and delivered powerful speeches to crowd। उन्होंने बहुत सारी पावरफुल स्पीचेस भी दी वर्सिलेस में। वर्सिले एक जगह का नाम है। ठीक है, ओके। सो बहुत लंबी हो गई है वीडियो, ये नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है, अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। ठीक है, और पार्ट 3 जल्दी मैं लेकर आऊँगी। बाय बाय।